नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रामोदय कार्यक्रम में। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हर बार हम आपके लिए एक खास विषय पर जानकारी लेकर आते हैं और आज भी आपके लिए महिलाओं से जुड़ी हुई एक खास जानकारी होगी। जी हाँ, अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो हमेशा ये लगता है कि महिलाएं चार दीवारी में ही रहती हैं। ऐसा नहीं है। आज हमारी जो महिलाएं हैं वो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो या फिर जीवन के हर एक क्षेत्र में वो तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और शायद इसी को ध्यान में रख करके सरकार के द्वारा भी कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि महिलाएं जो हैं वो शिक्षित हों और अपने सपनों को साकार कर सकें। तो आइए, देर किस बात की है, जानते हैं कि आज का जो विषय है वो क्या है। महिला कल्याण के लिए संचालित योजनाएं, आज इस विषय पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे स्टूडियो में मौजूद अपने एक्सपर्ट के माध्यम से। तो आइए, बिना देर करे हुए अपने एक्सपर्ट का आपसे परिचय कराते हैं। आज हमारे साथ हैं सुधाकर शरण पांडे जी, जो कि जिला प्रोबेशन अधिकारी हैं लखनऊ में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज इस कार्यक्रम में। और आइए अब इस विषय से संबंधित एक खास रिपोर्ट जानते हैं। नारी वो शक्ति है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की नींव है। इसीलिए महिलाओं का सम्मान, उनकी सुरक्षा और सशक्तिकरण केवल एक विचार नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है। वो घर हो, सार्वजनिक स्थान हो या फिर कार्यस्थल, हर जगह हर हाल में महिला और उसके अधिकारों का सम्मान होना ही चाहिए। महिला के सुरक्षित होने का अर्थ है पूरे समाज और देश का सुरक्षित होना। इसी बात के मद्देनजर महिलाओं के लिए केंद्र और राज्य की सरकारें अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही हैं। पति के मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना। पति का असामयिक निधन किसी भी महिला के जीवन का सबसे कठिन दौर होता है। उस महिला के सामने अपार दुख के साथ अचानक आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक चुनौतियां आ खड़ी होती हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में महिलाओं को सहारा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का समाज कल्याण विभाग पति के मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना संचालित करती है। इस योजना के तहत पति की मृत्यु के बाद निराश्रित हो चुकी महिला को प्रति माह 1000 रुपए की नियमित आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करते आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकें। उत्तर प्रदेश में रहने वाली 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की हर वो महिला इस योजना के लिए पात्र है जिसके पति का निधन हो गया हो और उसने पुनर्विवाह नहीं किया हो। उत्तर प्रदेश सरकार की एक अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के जन्म से लेकर के उनकी उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाना है ताकि उनमें आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित हो सके। साथ ही कन्या भ्रूण हत्या जैसी जघन्य सामाजिक कुरीति और अपराध पर भी लगाम लग सके और बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सके। इस योजना में बालिका को 6 चरणों में कुल 15,000 रुपए की सहायता दी जाती है। बालिका के जन्म पर 2,000 रुपए, द्वितीय चरण में टीकाकरण पूर्ण होने पर 1,000 रुपए, तीसरे चरण में बालिका के कक्षा 1 में प्रवेश पर 2,000 रुपए, चौथा चरण कक्षा 6 में प्रवेश पर 2,000 रुपए, 5वें चरण में कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर 3,000 रुपए और 6वें चरण में 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होने या स्नातक अथवा डिप्लोमा में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपए। महिला हेल्पलाइन 181 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24x7 संचालित एक निःशुल्क आपात सहायता सेवा है जिसका उद्देश्य है संकट की स्थिति में महिलाओं को भावनात्मक संबल देते हुए त्वरित सहायता, परामर्श और संरक्षण उपलब्ध कराना। अब हम बात करेंगे इस योजना की जिसकी जानकारी हर महिला को होनी चाहिए और वो है हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। आज भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिसके लिए सरकारी योजनाएं तो बनी हैं लेकिन जानकारी के अभाव में वो उनका लाभ नहीं ले पाती हैं। इसी समस्या का समाधान है भारत सरकार की योजना
हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का केंद्र। इस एक ही मंच से महिलाओं को सरकारी योजनाओं, सेवाओं और अधिकारों की जानकारी देने की व्यवस्था है। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फिजिकल और डिजिटल दोनों रूपों में काम करता है। ये मंच डिजिटल पोर्टल, मोबाइल ऐप, महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर, कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार योजनाओं से एक साथ जोड़ता है। ग्रामीण या शहरी क्षेत्र की महिलाएं, किशोरियों या स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं, विधवा, परित्यक्ता हों या फिर निराश्रित हों और दिव्यांग महिलाएं, किसी भी प्रकार की हिंसा या उत्पीड़न से पीड़ित सभी महिलाएं इस योजना की पात्र हैं। कौशल विकास और रोजगार के अवसर हों या कानूनी अधिकारों की जानकारी, सरकारी योजनाओं की जानकारी हो या फिर से पेंशन, बीमा और बैंक सेवाओं से संबंधित समस्या, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा संबंधी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो या फिर शिकायत दर्ज कराने से लेकर समाधान तक की सभी सहायता इस मंच पर उपलब्ध है। आज हम महिलाओं के विकास की बात कर रहे हैं कि महिलाएं किस तरीके से हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इसका कहीं ना कहीं दायित्व जाता है आपके विभाग के द्वारा। तो आपके विभाग के द्वारा महिलाओं के लिए योजनाओं को चलाने का उद्देश्य क्या है? सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे हम। हमारे देश में उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है और हमारे राज्य में आधी आबादी महिलाओं की है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को सशक्त किए बिना, महिलाओं को संरक्षित किए बिना पूर्ण समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हमारा विभाग, महिला कल्याण विभाग, महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रहा है और चलाने का उद्देश्य यही है कि महिलाओं का पूर्ण सशक्तिकरण हो, उनका संरक्षण हो और समाज में वो सही दिशा में आगे बढ़ सकें। सर, आपने कहा कि आपके विभाग के द्वारा महिलाओं के लिए इसीलिए योजना चलाई जा रही है ताकि उनका सशक्तिकरण हो, आत्मनिर्भर बने और अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो सर, ऐसी प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर हैं? महिला कल्याण विभाग प्रमुख रूप से निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, 181 महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर योजना और महिलाओं के संरक्षण गृह जैसा कि महिला शौचालय और महिलाओं को घरेलू हिंसा पर रोकथाम के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, ये सब योजनाएं हमारा विभाग संचालित करता है। सर, इतनी सारी योजनाओं के बारे में आपने बताया है, लेकिन इसमें हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो कन्या सुमंगला योजना है, ये महिलाओं और बालिकाओं के हितों को ध्यान में रख कर के क्या काम कर रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी जी। इस योजना के अंतर्गत हम बेटियों के जन्म को बढ़ावा देते हैं। एक परिवार में 2 बेटियों के जन्म पर कुल 25,000 रुपये विभिन्न 6 चरणों में दिए जाते हैं। प्रथम चरण हमारा जन्म पर है, द्वितीय चरण उसके 1 वर्ष के टीकाकरण पूर्व होने पर है, तृतीय चरण हमारा कक्षा 1 में जब वो बच्ची प्रवेश करती है तब है, फिर कक्षा 6 में प्रवेश करने पर चतुर्थ चरण है, कक्षा 9 में प्रवेश करने पर 5वां चरण है और हाई स्कूल या इंटर पास करके जब वह डिप्लोमा में प्रवेश करती हैं या स्नातक में प्रवेश लेती हैं तब 6वां चरण है। इन 6 चरणों में अलग अलग उन्हें कुल 25,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। विवाह के समय में 1 लाख रुपये अलग से सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम करना, परिवार में बेटियों के जन्म को बढ़ावा देना और जो लिंगानुपात है उसका एक समान अनुपात स्थापित करना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य है। हमारी बहुत सी ऐसी महिलाएं जो निराश्रित हैं, उनका कोई आश्रय नहीं है, तो ऐसे में उनको सुरक्षित एक माहौल मिल सके, क्या इस तरह की भी कोई योजना आपके विभाग के द्वारा चलाई जा रही है? निराश्रित महिलाओं के लिए 2 प्रकार की स्कीम है। एक तो निराश्रित महिला पेंशन योजना है, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः लोग विधवा पेंशन के नाम से जानते हैं, लेकिन चूंकि विधवा पेंशन हमारा विभाग उस नाम को नहीं देता, निराश्रित महिला पेंशन योजना के नाम से हम जानते हैं। ऐसी महिलाएं जिनकी 18 वर्ष की आयु के बाद उनके पति की किसी भी कारण से मृत्यु हो गई है, उनके पति नहीं है, तो वह निराश्रित महिला पेंशन योजना की पात्र होती हैं, बशर्ते कि उनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से वार्षिक से कम हो। तो उन्हें बस आय प्रमाण पत्र बनवाना होता है और वह अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकती हैं
ये पूरा पोर्टल ऑनलाइन है। किसी भी साइबर कैफ़े, जन सेवा केंद्र से जा करके या ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायत सचिवालय हैं वहाँ भी जा करके वो ऑनलाइन आवेदन करती हैं और 1,000 रुपये प्रतिमाह, कुल वर्ष में 12,000 रुपये त्रैमासिक किस्तों में इन्हें दी जाती है। अच्छा, इसके लिए क्या कुछ अहम दस्तावेज की ज़रूरत होती है कि वो होने चाहिए तभी इस योजना का लाभ मिल सकता है? उन्हें पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक का पासबुक होना चाहिए, आधार कार्ड होने चाहिए, 2 फोटो और आय प्रमाण पत्र जो तहसील से निर्गत हो, 2 लाख वार्षिक से कम हो। इतने ही पेपर की ज़रूरत होती है। वो किसी भी साइबर कैफ़े से जाके, जन सेवा केंद्र से जाके या अपने ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिवालय से जा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उन्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा। बस उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होता है। वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो बीडीओ साहब के पोर्टल पर, शहरी क्षेत्र के हैं तो एसडीएम के पोर्टल पर उनके आवेदन पहुंच जाते हैं। सत्यापन होकर हमारे कार्यालय में आता है। जिले स्तर पर एक कमेटी होती है डीएम साहब की अध्यक्षता में, वो कमेटी अप्रूव करती है और पेंशन उनके खाते में जानी शुरू हो जाती है। तो आपने इसी में जैसे आप बता रहे थे कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, जिसमें एक है 181 हेल्पलाइन, क्या इसके द्वारा भी जो योजनाओं का जो है लाभ महिलाओं को मिलता है या वो हेल्प ले सकती है इस हेल्पलाइन के द्वारा? क्यों ये चलाई जा रही है? निराश्रित महिलाओं की आपने शुरू में बात की। निराश्रित महिलाओं को अगर हम देखें तो एक तो जिनकी पति की मृत्यु हो गई, जिस पे हमने पेंशन योजना की चर्चा की। कुछ ऐसी महिलाएं की परिवार है, घर है, फिर भी वो घर में किसी न किसी कारण से शिकार हैं। जैसे हिंसा के शिकार हैं। हिंसा भी कई प्रकार की हैं। शारीरिक हिंसा के शिकार हैं, मानसिक हिंसा के शिकार हैं, आर्थिक हिंसा के शिकार हैं। किसी भी कारण से वो घर से प्रताड़ित हैं, दहेज उत्पीड़न है, घरेलू हिंसा है। ये सब जो महिलाओं को रिलेटेड जो हिंसाएं हैं, इन हिंसाओं पर रोकथाम लगाने के लिए और ये महिलाएं हम तक पहुंच पाएँ, महिलाएं सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा पाएँ, हमारे विभाग तक अपनी आवाज़ पहुंचा पाएँ, उन्हें कहीं भटकना न पड़े, इसलिए 181 महिला हेल्पलाइन संचालित किया गया है। ये टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री का मतलब इस पर कोई शुल्क नहीं लगता, 24 घंटे संचालित होती है। कभी भी, रात में, दिन में, कभी भी फ़ोन करें, उनके मोबाइल में बैलेंस ना हो तो भी फ़ोन करें तो ये कॉल लगेगी। 181 महिला हेल्पलाइन जो हमारी संचालित है कनेक्ट होगी और हमारा जो वन स्टॉप सेंटर संचालित है उससे वो महिलाएं कनेक्ट होंगी और वहाँ पर उन्हें सहायता दी जाती है। सर, ये आपने बताया कि हेल्पलाइन है, ये किस तरीके से मदद कर रही है, लेकिन वन स्टॉप सेंटर के बारे में थोड़ा सा हम आपसे और विस्तार से जानना चाहेंगे कि अगर वो महिला हेल्प ले रही है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी घटनाएँ उसके साथ हो सकती हैं जिसमें वो वन स्टॉप सेंटर की हेल्प लेती है? वन स्टॉप सेंटर जो स्कीम है हमारी भारत सरकार के द्वारा ये संचालित की गई थी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित हैं। वर्तमान में लखनऊ में 5 वन स्टॉप सेंटर स्वीकृत हैं। वन स्टॉप सेंटर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वन स्टॉप। अगर किसी महिला को कोई हिंसा होती है तो पहले थाने जाती हैं, या अगर उनके साथ शारीरिक हिंसा हुई है तो हॉस्पिटल जाती हैं, उपचार कराती हैं, फिर थाने जाकर के प्राथमिकी दर्ज कराती हैं, कचहरी उन्हें जाना पड़ता है मुकदमा दर्ज करने के लिए, वकील के पास जाना पड़ता है। अगर वो ट्रॉमा में, मेंटली ट्रॉमा में गुजर रही हैं तो उन्हें किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होता है, काउंसलर की भी ज़रूरत पड़ती है। और न्यूक्लियर होती फैमिली के बीच में काउंसलर की बड़ी भूमिका इस समय है। बिल्कुल। और पहले जब शादियाँ होती थी तो मध्यस्थ होते थे, घर परिवार के रिश्तेदार होते थे जो विवाह कराते थे और कोई समस्या आने पर वह फिर मध्यस्थता भी करते थे। लेकिन अब चूँकि जैसा कि समाज हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, परिवारों में विघटन हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी काउंसलर की आवश्यकता है जो वन स्टॉप सेंटर पूरी करता है। वन स्टॉप सेंटर मतलब वन स्टॉप, एक जगह जाकर उन्हें रुक जाना है। ये जितनी हमने आवश्यकताएं महिलाओं की बताई, हिंसा होने पर या किसी भी प्रकार के मानसिक उत्पीड़न होने पर उन्हें जो अलग अलग केंद्र पे जाने होते थे, वो अलग अलग जगह न जाके वन स्टॉप सेंटर ही उन्हें अगर एक जगह वो पहुँचे तो वहाँ पे सारी ये सहायता मिलती है। वहाँ पर प्राथमिकी दर्ज कराने की आवश्यकता है, वहाँ पर पुलिस हमारी चौकी है, महिला पुलिस चौकी है, जो लखनऊ के किसी भी थाना क्षेत्र में की निवासिनी अगर वो महिला है तो उनका वहाँ पर उनकी शिकायत ली जाती है और संबंधित थाने को रेफ़र किया जाता है। थाना जांच FIR करती है और उस पर जांच करती है। तो ये पुलिसी सहायता वन स्टॉप सेंटर पे उन्हें मिलती है। हमारा जो वन स्टॉप सेंटर है वो हॉस्पिटल से लिंक्ड है। जैसे आशियाना में जो वन स्टॉप सेंटर है, आप कभी वहाँ जाएँ तो लोकबंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय के प्रांगण में स्थित है और वो हॉस्पिटल उससे लिंक्ड है, डॉक्टर लिंक्ड है। अगर उस महिला को उपचार की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो तत्काल उन्हें वहाँ प्रोवाइड की जाती है। हमारे सेंटर में नर्स भी हैं जो प्राथमिक उपचार तत्काल करती हैं और डॉक्टर को बुला भी सकती हैं या हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट भी कराती हैं। तो हम उन्हें चिकित्सीय सहायता भी देते हैं। हमारे ट्रेंड काउंसलर्स हैं जो उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं। कई बार ऐसी महिलाएं अपनी पूरी बात नहीं बता पाती हैं या बताती हैं तो वो समझ नहीं पाती हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं उसकी जड़ कहाँ है। तो काउंसलर उसको खोजने में मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं और उनकी बेहतर काउंसलिंग भी करते हैं।
साथ ही वहाँ पर अगर महिला के साथ छोटे बच्चे हैं तो क्रेच की भी सुविधा है, अल्पावास गृह है। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस ही ऐसी विक्टिम्स को, महिलाओं को ले आती है, लेकिन थाने पर महिलाओं को रात में नहीं रखा जा सकता जी। तो पुलिस हमारे वन स्टॉप सेंटर लाती है। अगर उस महिला को लाया गया वन स्टॉप सेंटर तो जो पहले की जो धाराएं थी, जो कि प्राय लोग जानते हैं, 161 के बयान और 164 के बयान, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता में वो धाराओं का परिवर्तन हुआ है, तो पुलिस बयान लेती है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बयान लेते हैं। तो उस महिला को पुलिस जो है कचहरी ले जाती है, थाने का बयान लेती है। ये सब करने में माना जाता है कि कम से कम 5 दिन लग सकते हैं। तो 5 दिन का अल्पावास गृह भी हमारे वन स्टॉप सेंटर पर है। वो महिला हमारे वन स्टॉप सेंटर रहती है, उसे कहीं बार बार भटकना नहीं पड़ता। पुलिस वहाँ पर उसका बयान लेती है, फिर कचहरी ले जा करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बयान कराती है। और जो मेडिकल हेल्प है, काउंसलिंग की हेल्प है, निःशुल्क वकील हमारे यहाँ से मिलते हैं। माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे लोग डालसा के नाम से जानते हैं, उनके तरफ से हमारे यहाँ 2 वकील नॉमिनेट हैं। लखनऊ में ऑली एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी हमें निःशुल्क वकील की सुविधा दे रखी है। तो ऐसी महिलाएं जिन्हें मुकदमा लड़ना है, आगे कानूनी लड़ाई लड़नी है, तो हम उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता भी देते हैं। तो एक छत के नीचे 5 प्रकार की प्रमुख सहायताएं महिलाओं को दी जाती है, इसीलिए हम उन्हें वन स्टॉप सेंटर कहते हैं। सुधाकर जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं हैं जिनको बहुत सारी जैसी परेशानियां हैं, तो क्या कुछ इस तरह के शरणालय बने हैं जहां पर वो जाकर के हेल्प ले सकती हैं? हमारा विभाग महिला शरणालय चलाता है, जिसे हम राजकीय महिला शरणालय के नाम से जानते हैं। ऐसी महिलाएं जो नैतिक संकटग्रस्त हैं। नैतिक संकटग्रस्त का मतलब कि किसी भी कारण से वो अपने ससुराल पक्ष में नहीं रह पा रही हैं, या ससुराल पक्ष ने उन्हें घर से निकाल दिया है, या वो दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लड़ रही हैं, या घरेलू हिंसा का मुकदमा लड़ रही हैं, या किसी भी कारण से वो मातृपक्ष में भी नहीं रह पा रही हैं, उनके दोनों पक्ष उनको घर छत देने की सहायता नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में राजकीय महिला शरणालय में महिलाएं रहती हैं और वहाँ वो जब तक चाहे रह सकती हैं। उनकी उम्र 18 वर्ष से अगर अधिक है तो राजकीय महिला शरणालय में वो संरक्षण गृह है, महिलाएं रहती हैं। उन्हें वहाँ प्रत्येक सहायता दी जाती है, आवासीय सुविधा, भोजन, नाश्ता, मेडिकल की हेल्प। हमारे यहाँ डॉक्टर नॉमिनेट हैं, राजकीय महिला शरणालय विजिट करते हैं। अगर ज़्यादा गंभीर बीमारी है तो उन्हें हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करा के इलाज कराते हैं, चाहे जिस प्रकार की उपचार की आवश्यकता हो। उसके अलावा उन्हें काउंसलिंग की भी वहाँ सुविधा मिलती है। हम लोग ऐसी महिलाओं को जो रोज़गार करना चाहती हैं उन्हें रोज़गार भी कराते हैं। हम लोग उनको ट्रेनिंग कराते हैं। बहुत सारे NGO हमारे साथ लिंक्ड हैं, गवर्नमेंट के जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं वो लिंक्ड हैं, और हम उन्हें रोज़गार परक प्रशिक्षण करा करके रोज़गार से भी पुनर्वासित करते हैं, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके, सशक्त हो सके, वो किसी पर डिपेंड ना रहे और वो सर ऊंचा उठ करके समाज में जी सकें। ओके सर, ये आपने महिलाओं की बात करी, क्या इसी तरीके से जो है बालकों के लिए भी कुछ खास योजनाएं चलाई जा रही हैं, या जो बालक निराश्रित हैं उनके लिए भी कुछ ऐसे ही काम किया जा रहा है आपके विभाग के द्वारा? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। हमारा विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग है, WCD है, और निदेशालय स्तर पर हम उसे महिला कल्याण निदेशालय कहते हैं। तो बच्चों को लिए बिना महिलाओं का पूर्ण हम विकास नहीं कर सकते, क्योंकि जो बच्चे हैं वो माताओं के साथ ज़्यादा रहते हैं, और माँ को अगर हम परिवार से अलग करें तो उनका अधिकतर ध्यान अपने बच्चों की तरफ रहता है। तो हमारा विभाग बच्चों को लेकर के बहुत सारी स्कीम चलाता है, और वो स्कीम महिलाओं को भी सशक्त करने की दिशा में काम करता है। क्योंकि अगर उनके बच्चे सशक्त होते हैं, अगर मान लीजिए किसी महिला के पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई, हम निराश्रित महिला पेंशन से उन्हें आच्छादित कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों को जब तक हम उन्हें सशक्त नहीं करेंगे तो उस माँ का पूरा ध्यान अपना, जो वो 1000 रुपये महीने पा रही हैं पेंशन के रूप में, तो फिर बच्चों का भरण पोषण की एक समस्या रहती है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एक स्कीम चला रही है, जिसमें किसी भी परिवार के माता या पिता में से किसी भी एक की या दोनों की मृत्यु मार्च 2020 के बाद यदि हो गई है, तो हम उस परिवार के 2 बच्चों को उनके 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक या स्नातक की कक्षा पूर्ण होने तक 2500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं, एक परिवार के 2 बच्चों को। इसके लिए उनकी वार्षिक आय 3 लाख होनी चाहिए, जो तहसील से निर्गत आय प्रमाण पत्र है, और माता या पिता या दोनों की मृत्यु हुई हो तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। बच्चा अगर स्कूल जाने के उम्र का है, 6 वर्ष से अधिक आयु का है, तो स्कूल में पढ़ने का कोई प्रमाण होना चाहिए, या फिर रिसिप्ट हो, या विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रमाण पत्र दें कि हमारे विद्यालय में बच्चा पढ़ता है। और अगर कम आयु का है तो उसे विद्यालय जाने का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो ये फॉर्म भर करके मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का ग्रामीण क्षेत्र के यदि हैं तो अपने BDO साहब के यहाँ कार्यालय पर, ब्लॉक के कार्यालय पर, खंड विकास अधिकारी कार्यालय पर, या तहसील में SDM साहब के यहाँ,
या जिले में हमारे कार्यालय पर, जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय पर वो फार्म जमा कर सकते हैं और ऐसे बच्चे लाभान्वित होते हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लगभग 3,500 बच्चे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इसी तरीके से एक स्कीम स्पॉन्सरशिप योजना की, ये भारत सरकार चलाई थी। स्पॉन्सरशिप स्कीम में ऐसे बच्चे जिनके माता पिता में से कोई एक नहीं है या दोनों नहीं है या दोनों हैं भी, अगर तो उनकी अगर आय सीमा कम है, जैसे शहरी क्षेत्र में 96,000 रुपये वार्षिक से कम है और माता पिता दोनों हैं, लेकिन अगर उनके निर्बल आय वर्ग के हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 72,000 रुपये वार्षिक आय से कम है, या ऐसा परिवार जो भिक्षावृत्ति से ऐसे बच्चे या बाल वेश्यावृत्ति से, बाल श्रम से, किसी भी कारण से जो बच्चे उपेक्षित हैं, शोषण का वहाँ शिकार हो रहे हैं, वहाँ से मुक्त कराए गए हैं, वो भी बच्चे स्पॉन्सरशिप योजना में फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा। उनको आय प्रमाण पत्र लगाना होता है, विद्यालय में पढ़ने का प्रमाण पत्र लगाना होता है। 6 वर्ष अगर कम की आयु है तो उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं होती। और हम परिवार के ऐसे बच्चों को स्पॉन्सरशिप स्कीम से हम लोग लाभान्वित करते हैं। इसमें 4,000 रुपये प्रति माह बच्चों को दिए जाते हैं और उनकी 18 वर्ष की आयु तक देते हैं। अच्छा, 18 वर्ष की आयु तक इसलिए कि जे एक्ट में, जस्टिस जुवेनाइल एक्ट में बालक की जो परिभाषा है वो 18 वर्ष की ही है। 18 वर्ष से जिसकी शारीरिक आयु कम है वह बालक है, और बालक जेंडर न्यूट्रल है। हम जब बालक कह रहे हैं तो इसका मतलब बालक और बालिका दोनों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को हम लोग 18 वर्ष की आयु तक 4,000 रुपये प्रतिमाह स्पॉन्सरशिप स्कीम से देते हैं। अच्छा। बालकों के लिए और भी हमारा विभाग स्कीम चलाता है, जैसे कि एडॉप्शन, दत्तक ग्रहण। आप देखे होंगे बहुत ऐसे दंपति हैं जिनके संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो उन्हें दत्तक ग्रहण की ज़रूरत होती है, गोद लेने की ज़रूरत होती है। और हम आपके माध्यम से लोगों को ये जागरूक भी करते हैं। प्राय हम लोग देखते हैं कि ऐसे बच्चे जो अनचाहे गर्भ के हैं या ऐसे बच्चे जो कहीं बिछड़ चुके हैं, अगर कुछ लोग सड़क के किनारे, हॉस्पिटल के पीछे, रेलवे लाइन पर छोड़ देते हैं, तो कई ऐसे लोग उन बच्चों को उठा ले जाते हैं, पालने लगते हैं जी। और वो सोचते हैं कि मैं निसंतान हूँ, या कोई समाज का व्यक्ति पाता है तो सोचता है कि अमुक व्यक्ति निसंतान है, मैं उसको दे दूँ। यह चाइल्ड ट्रैफिकिंग में आता है, और जब हम लोग को जानकारी मिलती है तो हम लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मुकदमा दर्ज कराते हैं। तो उन सारे लोगों से अपील है कि अगर ऐसे बच्चे मिलें तो वो हम तक पहुंचाएं, और इसके लिए हमारी 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन है जो टोल फ्री है। जैसे महिलाओं के लिए हम 181 टोल फ्री हेल्पलाइन है, वैसे बच्चों के लिए 1098 टोल फ्री है। और ये याद करना बड़ा आसान है, उल्टी गिनती याद करें, 10 9 8। तो ये भी टोल फ्री है और बालकों के लिए है, बच्चों के लिए है। तो उन बच्चों को हमारा जो बाल गृह है, जैसा कि महिलाओं के लिए हम महिला शौचालय चलाते हैं, ऐसे बालकों के लिए हमारे शिशुगृह हैं, बाल गृह बालक हैं, बाल गृह बालिका हैं। तो 18 वर्ष से कम आयु तक के शिशु, बालक, बालिका हमारे बाल गृह में रहते हैं। उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था, उनकी आवासीय सुविधाएं, ये सब है। और ये बच्चे कारा पोर्टल पे अपडेट होते हैं। अच्छा। CARA, ये सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, और उस पर ये अपडेट होते हैं। और जिनको भी जिनके पास बच्चे नहीं हैं और उन्हें दत्तक ग्रहण लेना है, तो कारा के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और उसका एक पूरा प्रोसेस है, और फिर ये बच्चे उन्हें गोद में दिए जाते हैं। तो जब वो बच्चे दत्तक ग्रहण में प्राप्त होते हैं तो वो जैविक पुत्र जिस प्रकार से अधिकार प्राप्त करते हैं, उसी तरीके से ये भी बच्चे उस अपने माता पिता के संपूर्ण अधिकार को प्राप्त करते हैं। अच्छा। तो और जो बच्चे दत्तक ग्रहण में नहीं दिए जा पाते हैं, उनको हम लोग पढ़ा लिखा करके आगे जो है रोजगार के माध्यम से पुनर्वासित करते हैं। सर, आपने महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं बताई, बच्चों के बारे में भी बताया कि उनके कल्याण के लिए क्या क्या योजना चल रही है, लेकिन अगर हम बात करें अपनी ग्रामीण महिलाओं की, गांव में देखिए महिलाएं इतनी जागरूक नहीं है, इतनी पढ़ी नहीं लिखी नहीं होती हैं, तो ऐसे में जो सरकार की देखिए इतनी तमाम जो योजनाएं चल रही हैं, उन तक पहुँचने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कैसे उनको उसके बारे में जागरूक किया जा रहा है? हमारे जो जिला संरक्षण समिति है, उसी तरीके से ब्लॉक संरक्षण समिति है, और ग्राम स्तर पर ग्राम बाल संरक्षण समिति है। हमारी समिति जो ग्रामीण स्तर पर है, उसमें उस ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित जो प्राथमिक विद्यालय हैं या पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, उसके प्रधान अध्यापक हैं जी। उस गांव के ग्राम पंचायत सेक्रेटरी हैं, उस गांव के लेखपाल हैं, उस गांव में काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ENM हैं, आशा हैं। ये सभी जो ग्रामीण क्षेत्र पर स्थित हैं वो सभी हमारी कमेटी के पार्ट हैं, और ग्राम प्रधान हैं वहाँ के। इसी तरीके से इनकी समीक्षा करने के लिए ब्लॉक स्तर पर BDO साहब हैं, CDPO हैं, वहाँ के ADO पंचायत हैं, ADO समाज कल्याण हैं। ये लोग ग्रामीण स्तर के
उन बैठकों में उठने वाले मुद्दों और समस्याओं पर नोटिस लेते हैं और उसका समाधान का प्रयास करते हैं जी। इन सारी बैठकों पर जो चीज़ें निकल के आती है उसके लिए जिले स्तर पर कमेटी है जिसकी त्रैमासिक समीक्षा होती है और हम लोग उन तक पहुंचते हैं। ग्रामीण स्तर पर अब ग्राम पंचायत सचिवालय की उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापना की है। वहाँ पर पंचायत भवन है जिन्हें हम पंचायत सचिवालय कह रहे हैं, ग्राम सचिवालय कह रहे हैं। वहाँ पर कंप्यूटर की सुविधा है, पंचायत सहायक हैं, सारी स्कीम ऑनलाइन है, पोर्टल पे है और वो जितनी भी ग्रामीण महिलाएं हैं वो अपने ग्राम सचिवालय जो पंचायत भवन है उनके ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पर जा करके पंचायत सहायक के माध्यम से वहाँ पर जो कंप्यूटर सिस्टम है सारी स्कीम ऑनलाइन है उसकी भी जानकारी ले सकती हैं। उसके अलावा जो संपूर्ण समाधान दिवस होता है जिसे लोग तहसील दिवस के नाम से जानते हैं वहाँ पर हम लोग जाते हैं, वहाँ पर भी सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। जो ग्राम चौपाल होते हैं वहाँ पर भी हम लोग जाते हैं, वहाँ पर भी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। हमारी जो हब है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक हब है, उसकी जो हमारी सदस्यां हैं जो महिलाएं हैं वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं और महिलाओं के बीच में संवाद स्थापित करती हैं। विद्यालय स्तर पर जाती हैं, बालिका इंटर कॉलेज में जाती हैं, डिग्री कॉलेज में जाती हैं, प्राथमिक विद्यालयों में हम लोग जाते हैं और वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लड़कियाँ पढ़ रही हैं, जो महिलाएँ हैं, जो मीना मंच है महिलाओं का, इनके माध्यम से हम लोग महिलाओं तक अपनी पहुँच करते हैं। सर, अंत में आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि महिलाओं के कल्याण के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं का संरक्षण किए बिना, महिलाओं को सशक्तिकरण किए बिना हम पूर्ण समाज की कल्पना कर ही नहीं सकते। उत्तर प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फ्लैगशिप के अंतर्गत बेटियां बचें और बेटियां पढ़ें, जिसके कारण से समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान स्थापित कर सकें, कार्य कर रही है। हम तो गौरवान्वित हैं कि हम इस विभाग में कार्य कर रहे हैं और हम लोग महिलाओं के संरक्षण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के विकास के लिए और जो उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं उनको संपूर्ण रूप से समाज में आच्छादित करने के लिए काम कर रहे हैं। और हमारी सबसे अपील है कि कोई भी कहीं भी किसी भी महिला को अगर देखे और लगे कि उन्हें किसी योजना से जोड़ा जा सकता है तो 181 महिला हेल्पलाइन के माध्यम से, या अगर किसी बालक या बालिका को जोड़ना हो तो 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से हम तक पहुँचें और हम लोग उन्हें संपूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। सर, आपने इस विषय पर इतनी ब्रीफ तरीके से हमारे दर्शकों खासकर महिलाओं को बताया और इतना कीमती समय आपने आज निकाला, उसके लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ अपने दर्शकों से खासकर महिलाओं से कहना चाहेंगे कि देखिए, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो सिर्फ घोषणाएं नहीं हैं बल्कि आपके सपनों को साकार करने का एक माध्यम है। तो उठिए, जागरूक बनिए और सरकार की इन तमाम योजनाओं का लाभ उठाइए ताकि आपका विकास हो सके और आप आत्मनिर्भर बन सकें। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।